हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट के क्वेश्चन 4, 5, 6, 7। इससे पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और पहले 3 क्वेश्चन करे थे और हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे इसमें और 5.2 भी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। हमें ए और बी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके बीच में सी पॉइंट है, सच दैट ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। ए सी बी सी के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि क्या ए सी जो है वो हाफ ए बी है। एक्सप्लेन बाय फिगर। तो कैसे करोगे? सबसे पहले 2 पॉइंट्स ले लो, 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी, और इनके बीच में कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ए सी बी सी जो है वो इक्वल है, यानी गिवन हमें दिया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि क्या ये जो ए सी है वो हाफ ए बी है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरीक़ों से बताऊँगी, 2 सॉल्यूशन बताऊँगी। आपको जो सॉल्यूशन इजी लगे आप वो कर सकते हो। वैसे आंसर दोनों ठीक है, आपको जो सही लगेगा आप वो कर लेना। फर्स्ट थिंग, जैसा हमें दिया हुआ है हम उसी से स्टार्ट करेंगे कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ये जो ए बी है ये किन 2 पॉइंट से मिलकर बना है, यानी सी इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये जो ए बी है ये किन 2 पॉइंट से मिलकर बना है? ए सी बी सी, इन दोनों से मिलकर बना है। तो क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी जो है वो ए सी और बी सी के बराबर है। इसका और दिया क्या हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में? ये फर्स्ट मान लो कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, यानी ये जो ए सी है और ये जो बी सी है, हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। तो क्या हम इस बी सी की जगह ए सी ले सकते हैं? तो फ्रॉम फर्स्ट, इसी से फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे? ए बी एज इट इज, ए सी एज इट इज, और ये जो बी सी है उसकी जगह ए सी ले लेंगे। यानी ए सी बी सी बराबर था तो बी सी की जगह क्या ले लिया? ए सी। तो अब ये क्या बन गया? ए बी इज इक्वल टू 2 ए सी हो गया, 2 ए सी आ गए यहाँ पर। अब ए सी की वैल्यू निकालनी है। क्या प्रूफ करना था? कि ए सी 1/2 ए बी है। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा? 1/2 बन जाएगा इधर लेफ्ट साइड पर। मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल के बाद जाके डिवाइड में हो जाएगी। ए सी क्या आ गया? 1/2 ए बी। सीधा करके लिख दो इसको, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, एंस प्रूफ। समझ आया? अब इसका सेकंड तरीका बताती हूँ मैं आपको, सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हो आप इसको। आपको पता है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। क्लियर? ए सी बी सी के इक्वल है, इसका मतलब है कि इस ए सी के ऊपर हम बी सी रख सकते हैं क्योंकि सी पॉइंट हो गया। आपने एक्सियम में पढ़ा था, उसमें आपने ये पॉइंट पहले भी अभी क्लियर किया था कि हम एक के ऊपर, यानी जब 2 सर्कल मैंने बताए थे तो 2 सर्कल में एक सर्कल के ऊपर आप दूसरा सर्कल रख सकते हो अगर उनकी अगर वो सर्कल इक्वल है, फिर उनकी रेडियस इक्वल है, ये समझाया था। यानी अगर वो कोइंसाइड है, कोइंसाइड में हम एक को दूसरे से ढक सकते हैं। सो वही चीज़ इसमें करनी है कि ए सी जो है उसकी जगह हम बी सी ले सकते हैं, यानी ए सी के ऊपर बी सी ढक सकते हैं। तो एक चीज़ कॉमन ले लो, चाहे आप ए सी कॉमन ले लो चाहे आप बी सी कॉमन ले लो। ठीक है, कोई चीज़ कॉमन ले लो। आपने ले लिया ए सी ले लिया दोनों साइड। यानी अगर मैं इस ए सी में बाय एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड मीन्स अगर आप इस AC में AC ऐड कर दो, चाहे आप इस BC में AC को ऐड कर दो। जब आपने AC में AC ऐड किया तो क्या बन गया? 2AC।
और जब BC में AC ऐड किया, BC और AC तो पूरी लाइन बन रही है AB, अलग अलग नंबर है ना, पूरी लाइन बन रही है AB। तो अब AB के पास चला जाएगा, यानी अगर आपको AC की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 1/2, और आपका यहाँ से भी प्रूव हो गया। तो आपको जो इजी लगे वो आप इसमें कर सकते हो। मैंने आपको 2 सॉल्यूशन बता दिए, आप दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो कर लेना, ठीक है। इसके बाद 5th क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। C मिड पॉइंट बन गया AB का। अभी की है कि AC जो है वो 1/2 AB है, C इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये आपने अभी पढ़ा है 4th क्वेश्चन में। तो अब C जो है वो मिड पॉइंट हो गया। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट। तो क्या हर लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा, आप और ये प्रूव करना है, एक मिड पॉइंट होगा। तो जैसे इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो क्या और लाइन सेगमेंट का भी एक ही मिड पॉइंट होगा। तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो, एक और आपको मिड पॉइंट लेना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने ले ली AB, एक लाइन ले ली। AB लाइन लेने के बाद C है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में यही था कि C मिड पॉइंट है AB का। प्रूव करना है यहाँ पर कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो क्या एक मिड पॉइंट होगा, तो इसके लिए आप एक और मिड पॉइंट ले लो। जैसे आपने ये मिड पॉइंट ले लिया D, एक और मिड पॉइंट ले लिया D, क्लियर। तो अब प्रूफ क्या करना है कि क्या ये जो D है वो भी AB का मिड पॉइंट बनेगा। अगर C AB का मिड पॉइंट है तो क्या D भी AB का मिड पॉइंट बनेगा। तो इसको आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, सबसे पहले जो आपने अभी प्रूफ किया था 4th क्वेश्चन में कि AC जो है वो हाफ AB है, क्लियर। AC जो है वो हाफ AB है, लिखोगे जो आपको दिया हुआ है गिवन कि AC हाफ AB है, ठीक है। ये आपको गिवन में दिया हुआ है कि C मिड पॉइंट है, यानी AC जो है वो हाफ AB है। और प्रूफ क्या करना है, क्या D भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो अब इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसको भी 2 तरीके से ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम यही मान लेंगे कि अगर C मिड पॉइंट है, व्हेन C इज मिड पॉइंट, ठीक है। जब C मिड पॉइंट होगा तो AC क्या बन जाएगा, हाफ AB, क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन मान लो यहां पर। व्हेन D इज मिड पॉइंट, जब D मिड पॉइंट होगा AB का तो AD क्या हो जाएगा, हाफ AB, तब भी AD हाफ AB आएगा, क्लियर। जब C मिड पॉइंट होगा तो AC क्या आएगा, हाफ AB। जब D मिड पॉइंट होगा तो AD क्या आएगा, हाफ AB। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर आप इनको देखो तो AB और AB सेम आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि AC जो है वो AD के इक्वल है। AC AD के इक्वल है, यानी आप AC के ऊपर ये जो है AD ये पूरा कवर कर रहा है। इसको समझ आ रही है बात कि AC जो है वो AD के इक्वल है, यानी ये AD जो है वो AC के ऊपर आ रहा है, और AC में ये D पॉइंट, इन दोनों में ये D पॉइंट आ रहा है। तो आपके यहाँ पर आपने देखना है कि एक ही मिड पॉइंट होगा। अगर आप AC की बात करो तो यहाँ इनका पॉइंट ये आ रहा है, तो एक ही हमेशा मिड पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि वो 2 भागों में डिवाइड कर रही है। चाहे वो आप C ले लो, चाहे वो D ले लो। मतलब अगर आप खाली C और D को देखो तो C और D इक्वल आ रहे हैं, चाहे आप C लो चाहे D लो, ये दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब है कि ये C एंड D आर कोइंसाइड्स, ठीक है। कोइंसाइड्स का मतलब क्या है कि ये दोनों को ढक रहे हैं, कि चाहे D ले लो चाहे C ले लो, ये दोनों क्या है, कोइंसाइड्स, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या था कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट। तो यही चीज यहाँ पे प्रूव करनी है कि यस एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया कि जैसे C मिड पॉइंट था तो AC को कर दो, D था
डी को कर दो तो सी और डी दोनों बराबर आ रही हैं कि आप एक ही ले सकते हो, चाहे आप सी लो चाहे डी लो, मिड पॉइंट एक ही आएगा। अगला ये है कि जैसे अगर आप सी को मिड पॉइंट लेते हो, ठीक है, सी को मिड पॉइंट ले रहे हो फर्स्ट, व्हेन सी इज मिड पॉइंट, तो आपके पास ए सी और सी बी दोनों इक्वल आएंगे। फर्स्ट इक्वेशन, जब सी मिड पॉइंट होगा तो ए सी और सी बी आएंगे, सी मिड पॉइंट है इसमें, ठीक है। जब डी मिड पॉइंट होगा, डी मिड पॉइंट होगा तो ए डी और डी बी इक्वल होंगे, ए डी इज इक्वल टू डी बी। कब होगा? जब डी हमारा मिड पॉइंट होगा। इतनी बात समझ आई? सी मिड पॉइंट होगा तो ए सी सी बी बराबर होंगे, डी मिड पॉइंट होगा तो ए डी और डी बी बराबर होंगे। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? अब यहाँ पर उल्टा चलेगा। इसको आप मान लो, पहले आप डी वाला ले लो क्योंकि आपने डी से प्रूव करना था ना। इसको आप फर्स्ट मान लो और ये वाली सेकंड मान लो, ये नीचे लिख देना, ठीक है, फर्स्ट। अब आपने इस वाली में से, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे लिखोगे? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ए सी में से अगर आप ए डी को माइनस करो, ये ए सी है और इसमें से ए डी को माइनस कर दो, ये सी बी, ठीक है, सी बी, इसमें से डी बी, इसको माइनस कर दो। अब ध्यान से देखना, ए सी में से जब ए डी माइनस किया तो डी सी आ गया। यहां रिवर्स होगा कि सी बी में से डी बी कम में से ज्यादा माइनस कर रहे हो, यानी डी बी आपका बड़ा है, डी बी तो बड़े वाले की वैल्यू आएगी। यानी अगर ये इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो बचेगा तो तब भी यही डी सी बचेगा, तो तब भी डी सी, ये डी बी है और ये बी सी है, इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो तब भी तो डी सी बचा। बट ये जो डी सी आएगा ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डी बी की वैल्यू बड़ी है, यहाँ ग्रेटर वाली वैल्यू माइनस में है। तो अब प्लस और माइनस, माइनस वाली इधर आके क्या हो जाएगी? प्लस डी सी प्लस डी सी, इधर हो गया जीरो, यानी 2dc की वैल्यू आ गई जीरो। तो जो भी इक्वेशन जीरो के इक्वल होगी, यहाँ dc जीरो आ रहा है। जीरो का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि dc, अब ये 2dc जीरो है तो dc भी क्या होगा? जीरो। दोनों की वैल्यू जीरो आ रही है, तब भी तो सी और डी कोइंसाइड्स हैं और तब भी एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन मिड पॉइंट। तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को कि जब भी आपको अगर सी मिड, दोनों तरीके में से आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है, बट क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ये ध्यान रखना कि एक ही मिड पॉइंट होता है और उसको प्रूव कैसे कर सकते हो वो आपको बता दिया है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है इन फिगर 5.10, यहाँ पर फिगर दी हुई है ए सी बी डी बराबर है, यानी ये जो ए सी है और ये जो बी डी है ये बराबर है, और प्रूव करना है कि क्या ए बी और सी डी बराबर होगा। तो गिवन देखो, पहले गिवन लिख दो जो गिवन दिया हुआ है, ए सी बी डी के बराबर है, और टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा। क्लियर? तो जो चीज दी हुई है पहले वही लिख दो कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, पहले यही चीज लिख दो। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, या डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो अभी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले चेक करो ए सी बी डी के बराबर है और ए सी किन दो पॉइंट से मिलकर बना है? ए बी और बी सी के से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। फिर आ जाओ बी डी पर, बी डी बी सी और सी डी से मिलकर बना है, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अगर आप इन दोनों को इस फर्स्ट वाली में पुट कर दो बाय पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, मीन्स ए सी की जगह आप लिख दो ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और बी डी की जगह आप लिख दो बी सी प्लस सी डी। तो यहां पर देखो इक्वल के साथ अगर सेम नंबर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कैंसल। कैसे कैंसल होंगे? इसको इधर ले आओ, बी सी सेम है
तो यहाँ पर सॉल्व कर दो, ए बी प्लस बी सी है, अगर इसको इधर लेके आओगे यानी ये बी सी दोनों जगह कॉमन आ रहा है, दोनों जगह कॉमन आ रहा है बीसी। अगर आप यहाँ से भी बीसी माइनस करोगे तो बीसी से बीसी कैंसिल, यहाँ पे बीसी करोगे तो भी कैंसिल। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये प्लस है ये माइनस है, यानी ये इक्वल के बाद ये क्या हो जाएगी इधर आके माइनस में। तो अगर मैं इसको माइनस में लेकर आऊं तो ये क्या हो जाएगी कैंसल, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास सी डी। तो ए बी और सी डी ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, वही चीज प्रूफ करनी थी, ए बी और सी डी मिल रहा है यहाँ पे। तो ये बी सी जो है ये यहाँ पर कैंसल हो जाएगा, प्लस माइनस में ये इक्वेशन कैंसल हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्लियर हो गया। 7th क्वेश्चन, why is axiom 5 the least of Euclid axiom considered a universal truth? Note that question is not about the 5th postulate. ये postulate 5th में से नहीं है, axiom 5 है। axiom 5 में क्या था कि whole is always greater than part, whole part से greater होगा। बिल्कुल क्लियर है, ये तो ट्रू है ये तो ये ट्रू सिर्फ इसके लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड पूरे यूनिवर्स के लिए ट्रू होगा कि आप कोई मर्जी नंबर ले लो, कोई मर्जी इक्वेशन ले लो, आपको आंसर ट्रू ही मिलेगा। आप कोई मर्जी एग्जांपल ले लो, जैसे टोटल यहाँ पर 50 kg शुगर है, ठीक है, एक तरफ 50 kg शुगर है, क्लियर, और कहा जा रहा है इसे 5% में डिवाइड कर दो, 5% में 10 10 10, ठीक है, सबके पास 10 10 चलेगी। तो क्या ये जो 10 होगा ये 50 से बड़ा है? नहीं, ये 10 हमेशा 50 से छोटा रहेगा। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, बस ये प्रूव करने की क्या ये ट्रू होगा, तो ये सबके लिए ट्रू होगा, इसका आंसर आएगा ट्रू। और आप यहाँ पर रीजन क्या दोगे कि इट इज ट्रू फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए। ये तो सिर्फ यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लिया, ये किसी भी चीज के लिए, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, आपका जो पार्ट होगा वो होल से छोटा ही होगा, यानी होल हमेशा बड़ा होगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हमेशा सच ही रहेगा कि आपका जो एक छोटा पार्ट होगा वो बड़े पार्ट से कम होगा और बड़ा छोटे से ज्यादा होगा। समझ आ गया। सो 5.1 कंप्लीट हो गई। यहाँ से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के दोनों क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.2, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट सो दैट इट विल इजी टू अंडरस्टैंड। आप यूक्लिड 5th पोस्टुलेट को ऐसे कैसे लिख सकते हो कि ये समझना इजी होगा। तो पहले 5th पोस्टुलेट देखते हैं दोबारा से। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन, ये था 5th पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन पर फॉलो कर रही है, गिर रही है, देन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, तो एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो लेस देन 2 राइट एंगल होंगे, यानी 180 से कम होंगे। देन 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, और अगर उन्हें प्रोड्यूस किया जाए तो क्या वो लेस होंगे 2 राइट एंगल से। ये था कि मैंने बताया था कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या 180 डिग्री बनाएंगी, यानी ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती। तो जब लाइंस, अब देखो यहाँ आप इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझ आई कि अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो 180 से कम ही होगा, और अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो 180 होगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और यहाँ पर ये एक साइड यहाँ की वाली जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये एंगल जो है दोनों एंगल 180 से कम है। तो यही तो इजी लैंग्वेज है इसकी, और इजी लैंग्वेज में आप इसका रीज़न कैसे दे सकते हो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वही सेम 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, और इनका जो सम है वो 180 से कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप रीज़न ये दे सकते हो कि 2 लाइंस, अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, अगर ये ईच अदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, intersecting each other, then they are less than
सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180। ठीक है, एंड आर नॉट पैरेलल साइड्स एंड कैन नॉट बी, और वो पैरेलल नहीं हो सकती, एंड कैन नॉट बी पैरेलल। समझ आया? दोबारा देख लो कि अगर यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस होती तो वो 180 के बराबर होते इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप इजी लैंग्वेज में यही लिख सकते हो कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो हमेशा 180 से कम होंगे, और इंटरसेक्ट करने पे, यानी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये 180 से कम होंगे। इधर वाले एंगल नहीं, इधर वाले एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 180 से कम होंगे, और ये लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं होंगी एंड कैन नॉट बी पैरेलल। ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे से। क्लियर? एक दूसरे से पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया, इजी लैंग्वेज में लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? जो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है, क्या वो पैरेलल लाइंस पर भी इम्प्लाई हो सकता है? एक्सप्लेन करो। पैरेलल लाइंस और दोनों, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट पे आपने ये चीज पढ़ी है कि ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इनको बढ़ाया जा रहा है। अब इनको बढ़ाया जा रहा था, और क्या ये पैरेलल लाइंस पर करेगा? तो दोनों में देखते हैं, दोनों में स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, इसमें ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और पैरेलल लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, उन पे भी स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, यानी इस पर भी दो एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ पर भी ऐसे दो एंगल्स बन रहे हैं। समझ आई बात? ये होगी इंटरसेक्टेड लाइन क्योंकि ये दोनों यहाँ पे आके मिल रही हैं, और ये होगी पैरेलल लाइंस क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में नहीं मिल रही, और एक ही स्ट्रेट लाइन दोनों लाइंस पर फॉल हो रही हैं, और ये इनके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स ये वाले होते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया ए, ये बी, ये पी और ये क्यू। ठीक है, तो यानी ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ये इसके इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग है। तो क्या ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये 180 से कम होंगी, और यहाँ पर ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो क्या ये पैरेलल लाइंस पर अप्लाई होगा? ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? इसके लिए आप क्या लिखोगे? पहले हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग के लिए और फिर हम लिखेंगे पैरेलल के लिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग में हमने क्या देखा कि ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ए और बी जो है वो लेस है 180 डिग्री से। ठीक है, और इसमें यहाँ पर ए और बी जो है वो भी क्या है? 180 डिग्री के इक्वल, और ये जो पी और क्यू है ये भी क्या है? 180 के डिग्री के इक्वल। और यहाँ पे ये लाइनें कहाँ जा रही हैं वो भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से तो 180 से कम हो गया और यहाँ 180 से ज़्यादा हो गया, तो लिखोगे क्या? इफ अ स्ट्रेट लाइन falls on two line, पहले मैं आपको रीजन लिख के बताती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या रीजन लिखा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इन दोनों लाइंस पर फॉल कर रही है और इनका जो सम है वो 180 से क्या आ रहा है? कम। तो और लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो वो पैरेलल नहीं होंगी, देन दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया जो पैरेलल नहीं होंगी। अब पैरेलल कब होंगी? इफ अ स्ट्रेट लाइन, सेम थिंग, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू लाइंस, दो लाइंस पर फॉल कर रही है। अब यहाँ वाला देखना, स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल इज ऑफ टू राइट एंगल, यानी वो दो राइट एंगल के बराबर है, यानी 180 डिग्री के बराबर है ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, तो देन दे आर पैरेलल, तो वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल।
ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू लाइंस एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑफ टू राइट एंगल, अगर वो 180 के बराबर है तो वो पैरेलल होंगी। एंड यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू लाइंस एंड नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, एंड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लाइंस कोई भी ले लो, जैसे ये ले लो एल, ये ले लो एम, यहाँ पे भी ले लो एल, यहाँ ले लो एम, ठीक है, और जो एल और एम है, एल एंड एम, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो क्या है, पैरेलल। क्लियर। दोबारा देख लो, फिफ्थ पोस्टुलेट में पैरेलल लाइंस पर कैसे, स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइन पर तो पता चल गया आपको कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा वो लेस होगा 180 डिग्री से, ठीक है, तो वो पैरेलल नहीं होंगी। और इसमें क्या था कि अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही और वो 180 के इक्वल आ रही हैं दोनों स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो इसको ध्यान से समझना, ध्यान से मतलब समझा मैंने दिया है, ध्यान से इसको पढ़ना, आपको और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप जो भी मेरी आगे की वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सको। और कोई भी अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो, ठीक है। थैंक यू।